गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीरियस का एग्जाम हुआ था अप्रैल 17 या 16 संडे को हुआ था 2023। और इस एग्जाम में जो इंग्लिश का पेपर है उसका मैं क्वेश्चन के आंसर्स आंसर की दूंगी और साथ में एक्सप्लेन भी करूंगी किस तरह से हम ये आंसर तक पहुंचे हैं। इसके पहले कुछ अनाउंसमेंट करना है। पहला तो जो भी सीएपीएफ को प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत गुड न्यूज है कि मैं इस साल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम पेपर 2 के लिए मैं लॉन्च कर रही हूँ। मई 1 से शुरू होगा और इसमें 3 टेस्ट पेपर्स होंगे। और फिर उसके बाद और इनफैक्ट क्वेश्चन पेपर के साथ आपको मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे। तो आप मॉडल आंसर्स, अगर आपको आंसर्स नहीं लिखना है, सिर्फ मॉडल आंसर चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं capfreshme.com। दूसरी गुड न्यूज ये है कि राइटिंग सेक्शन की बुक अवेलेबल है जिसमें अराउंड 245 आंसर्स, क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस विद आंसर्स, आर्गुमेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स और रिपोर्ट क्वेश्चन विद आंसर्स है। इस बुक में थ्योरी पार्ट भी है कि कैसे ऐसे लिखा जाता है, कैसे रिपोर्ट, कैसे आर्गुमेंट। फिर साथ में लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स है। तो capfreshme.com में आपको ये बुक मिल सकती है, चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये बुक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए तो आप सैंपल पेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे क्वेश्चन के आंसर लिखने में कि ऐसे क्वेश्चन को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन को ही नहीं समझेंगे तो आपका हो सकता है कंटेंट इररेलेवेंट हो, डेविएटेड हो। तो इसीलिए ये बुक अगर आप लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे ऐसे क्वेश्चन को समझना चाहिए। और अगर आपको बुक नहीं भी खरीदनी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको राइटिंग सेक्शन की बैच दिखेगा। आई मीन 2023 राइटिंग सेक्शन बैच, इस तरह से आपको प्लेलिस्ट का नाम दिखेगा। उसमें आप जाएंगे, हाउ टू अंडरस्टैंड ऐसे क्वेश्चन है वो भी है। इनफैक्ट और भी सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि, आप उसमें ज्वाइन कीजिए। और राइटिंग सेक्शन बैच जो चल रहा है और खत्म होने वाला है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन, रिपोर्ट क्वेश्चन और आर्गुमेंट क्वेश्चन। लास्ट अनाउंसमेंट, ग्रामर का, सीएपीएफ ग्रामर का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब में चल रहा है, 159 रुपीज पर मंथ, ओनली 159। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। और सपोज किसी का कोई एक चैप्टर बहुत वीक है या उसमें आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को एक बार वापस से इसको देखना चाहिए, तो बस आप 159 रुपीज पे करिए और आप वो चैप्टर आप आराम से देख सकते हैं। और साथ में चेकमेट ग्रामर की भी बुक अवेलेबल है, अगर आपको वो खरीदना है तो वो भी खरीद सकते हैं। उसके सैम्पल पेजेस भी अवेलेबल है capfreshme.com में। ये वाला क्वेश्चन में अ, अब हम इंग्लिश का पेपर देखते हैं सीरीज का। तो पहला है वर्ड क्लासेस, इसका साफ मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। यूपीएससी हमेशा अलग अलग टर्म यूज करता है। तो इसको करवाने के पहले मैं आप लोगों को तीन टर्म्स मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी। पहला टर्म है सेंटेंस, दूसरा टर्म है फ्रेज और तीसरा टर्म है वर्ड। ठीक है। तो वर्ड से ही बहुत सारे वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनते हैं, जैसे आई लाइक दैट बॉय। तो ये, सॉरी, बहुत सारे वर्ड्स मिलके फ्रेज बनते हैं। ठीक है। और फ्रेज से सेंटेंस बनता है। अब बहुत सारे वर्ड्स मिले और फ्रेज बना है, तो ये वाला है ओइंग टू हिज इल हेल्थ, ये फ्रेज है। नॉट एलिजिबल टू वोट, ये एक फ्रेज है। फाइन। तो फ्रेज कैसे आप पहचानोगे कि ये फ्रेज है? ये वर्ड तो पहचान जाओगे, फ्रेज और सेंटेंस के बीच में कैसे डिफरेंस पता करोगे? तो स्टूडेंट्स, फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई वर्ब नहीं होता है। ऐसा वर्ब, ट्रू वर्ब, अगर आपको मेरी चेकमेट ग्रामर की बुक आपने खरीदी है या आप वीडियो देख रहे हैं तो सबको पता है ट्रू वर्ब क्या होता है। ट्रू वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। फाइन। तो owing to his ill health, इसमें कोई ट्रू वर्ब नहीं है। owing to preposition his, adjective ill आपका एडजेक्टिव है, हेल्थ आपका नाउन है। तो यहाँ पर आपका कोई भी वर्ब नहीं है, तो एक फ्रेज है। नॉट एलिजिबल टू वोट, नॉट वर्ब नहीं है, एलिजिबल वर्ब नहीं है, टीओ टू इन्फिनेटिव, बट ये टू वोट इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पर भी कोई वर्ब नहीं है। वोट इज नॉट अ वर्ब हियर। फाइन। तो ये भी एक फ्रेज है। तो एज फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई ट्रू वर्ब नहीं होता है। ट्रू वर्ब मतलब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। फिर सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट और ट्रू वर्ब होना चाहिए। आई लाइक दैट बॉय, आई सब्जेक्ट, लाइक आपका ट्रू वर्ब।
विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, तो विदाउट हेल्थ क्या हो गया, फ्रेज हो गया। देयर इज नो हैप्पीनेस, ये आपका सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि देयर सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। यू हैव नो सेंस, ये सेंटेंस है। यू सब्जेक्ट, हैव वर्ब। No, my sister is just 16. My sister's subject is verb. They tried to find fault with us. तो they आपका subject, tried आपका verb. Fine. तो words आप समझ जाओगे। Phrase जिसमें कोई ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कोई वर्ब नहीं होता, और सेंटेंस ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, एक दूसरे से एडजस्ट होता है वर्ब सब्जेक्ट से। फाइन। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चंस में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 10 क्वेश्चंस है, और इन 10 क्वेश्चंस में आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें 6 क्वेश्चंस के ऑप्शन में कंजंक्शन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कंजंक्शन, उसके बाद 5th क्वेश्चन कंजंक्शन, 10th क्वेश्चन कंजंक्शन, 9th क्वेश्चन कंजंक्शन, 7th क्वेश्चन कंजंक्शन और 6th क्वेश्चन कंजंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कंजंक्शन क्या है, और एकदम बेसिक चीज आपको मैं बता दूं कंजंक्शन का, ताकि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा सकते हो कंजंक्शन के बेसिस पे। एकदम बेसिक चीज मैं बता रही हूँ स्टूडेंट। कंजंक्शन, कंजंक्शन ऐसा ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ये सबको पता है कि कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड होता है। ऐसा ज्वाइनिंग वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है। ध्यान रखिए, दो वर्ड को, ही इज गुड एंड इंटेलिजेंट। तो एंड गुड और इंटेलिजेंट को ज्वाइन कर रहा है, तो दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। कंजंक्शन दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकता है। फाइन। तो जैसे फ्रेज ओइंग टू हिज इल हेल्थ एंड हिज फैमिली प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हिज फैमिली प्रॉब्लम्स क्या हो गया, आपका फ्रेज हो गया। ओ, ये ओइंग टू और हिज इल हेल्थ क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। और अगर मैंने फैमिली प्रॉब्लम्स लिख दिया तो फैमिली प्रॉब्लम्स भी एक फ्रेज हो गया, इल हेल्थ भी एक फ्रेज हो गया। फाइन। तो कंजंक्शन क्या करता है, या तो दो फ्रेज को ज्वाइन करेगा, या तो दो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, या तो दो सेंटेंस को ज्वाइन करेगा। जैसे ही सेड दैट ही हैड बीन टू पेरिस, तो ही सेड सब्जेक्ट वर्ब, ये एक सेंटेंस। और फिर ही हैड बीन टू पेरिस, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये एक सेंटेंस। और दो सेंटेंस को कौन ज्वाइन कर रहा है, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन एक ऐसा ज्वाइनिंग वर्ड होता है जो दो फ्रेज या तो दो वर्ड या तो दो सेंटेंस को ज्वाइन करेगा। कभी भी कंजंक्शन आपका एक फ्रेज एक सेंटेंस, एक फ्रेज एक वर्ड या एक सेंटेंस एक वर्ड को नहीं ज्वाइन करेगा। ये चीज आप ध्यान रखना। अब मैं आपको इसी पर एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ। दो क्वेश्चन की हम बात करेंगे। owing to his ill health he retired from business। अब ये कंजंक्शन है क्या, owing to, ये हम देखते हैं। स्टूडेंट, ये जो इल हेल्थ है ये फ्रेज है और ये एक सेंटेंस है। फाइन, क्योंकि ही सब्जेक्ट रिटायर्ड वर्ब, तो ये एक सेंटेंस है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि कंजंक्शन एक फ्रेज और एक सेंटेंस को ज्वाइन नहीं कर सकता, इसीलिए ओइंग टू एकदम गलत। फाइन। तो इसमें फिर सही क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। अगर आपको अभी मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देती हूँ। वैसे यहाँ पे ये जो टू है ये आपका प्रेपोजिशन है, और ओइंग टू दोनों मिला के इसको हम कहते हैं फ्रेजल प्रेपोजिशन। तो एक्चुअली ये प्रेपोजिशन इसका राइट आंसर है। पार्टिसिपल नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म होता है, या तो ईडी फॉर्म होता है, या तो ईएस। प्लेइंग, प्लेड, ब्रोकन। फाइन। डिटरमाइनर नहीं हो सकता, क्योंकि डिटरमाइनर को हम एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव यानी जो डिटरमाइन करता है, जो डिस्क्राइब करता है। फाइन। तो मैं ये ना आपको ये जो फ्रेजल प्रेपोजिशन है उसका मैं कुछ लिस्ट दे देती हूँ, ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो, और कभी आगे अगर अब आया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। देखिए, ये फ्रेजल प्रेपोजिशन है, बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, डिफरेंट फ्रॉम। तो फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा वर्ड हो। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो एक से ज्यादा वर्ड हो उसको फ्रेज कहते हैं। तो ये फ्रेजल प्रेपोजिशन क्या, बिकॉज ऑफ, तो ऑफ प्रेपोजिशन उसके साथ बिकॉज आ गया तो ये हो गया फ्रेजल प्रेपोजिशन। अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन इसके साथ अकॉर्डिंग आ गया तो ये फ्रेजल प्रेपोजिशन। वैसे ही ये डिफरेंट फ्रॉम, नेक्स्ट टू, ड्यू टू, ओइंग टू, इंस्टेड ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, एज फार एज, इन एडिशन टू, इन स्पाइट ऑफ, ये सारे फ्रेजल प्रेपोजिशंस हैं, आप नोट डाउन कर लो।
और फिर पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या है, दे इंक्लूड, एक्सक्लूडिंग, फॉलोइंग, नॉटविथस्टैंडिंग, पेंडिंग, कंसर्निंग, कंसर्निंग, ये सारे आपके पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है। ये सब बहुत काम आएंगे स्टूडेंट, जिसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आते हैं वापस से, अब मैं आपको बताई थी कंजंक्शन ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंस को, दो फ्रेज या दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है। अब हम 7th क्वेश्चन में आ रहे हैं, मैं इसको भी यहीं पर सॉल्व कर देती हूँ। 7th क्वेश्चन, माई सिस्टर जस्ट 16 एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो माई सिस्टर इज जस्ट 16, तो ये माई सिस्टर सब्जेक्ट हुआ, इज आपका वर्ब हुआ, तो ये एक सेंटेंस हो गया। नॉट एलिजिबल टू वोट, ये क्या हुआ, ये फ्रेज हो गया। क्यों फ्रेज है, क्योंकि ये इसमें कोई वर्ब नहीं है स्टूडेंट्स, टू वोट यहाँ पर इंफिनिटिव है, कोई वर्ब नहीं है। अब पूछ रहा है कि देयरफॉर कंजंक्शन है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंजंक्शन एक सेंटेंस और एक फ्रेज को कभी नहीं ज्वाइन करता है, तो यहाँ पे कंजंक्शन कट हो गया। तो देयरफॉर एडजेक्टिव है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि देयरफॉर का मतलब इसलिए भी होता है, इसलिए होता है, और एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो रहा है, ये तो रीजन बता रहा है देयरफॉर। तो एडजेक्टिव खत्म हो गया। और उसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब जीरंड, हम पे जीरंड पे आते हैं। अगर आप लोग को बेसिक इंग्लिश पता है तो जीरंड आईएनजी फॉर्म होता है, प्लेइंग, सीइंग, ये सब। तो ये जीरंड भी नहीं हो सकता, बचा क्या, एडवर्ब। तो 7th क्वेश्चन का आंसर क्या है, एडवर्ब। अब 9th और 10th कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कंजंक्शन है। विच वे वी शैल गो, तो यहाँ पर ये कंजंक्शन का ऑप्शन है वो आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसा कोई वर्ड ही नहीं दिख रहा है जो जोड़े, है ना, कोई टर्म दिखे ना, एंड, बट, ये सब कुछ जोड़ने वाला कुछ दिख नहीं रहा है। अब हम बोलेंगे विच जोड़ने वाला टर्म है, तो जोड़ने वाला टर्म है, किसको जोड़ रहा है, ये वर्ब हुआ और ये सब्जेक्ट हुआ, ये सेंटेंस है, किसी को नहीं जोड़ रहा है ना, यहाँ पे कोई फ्रेज दिख रहा है ना, तो ऑब्वियसली कंजंक्शन नहीं हो सकता। दूसरा, क्या ये जीरंड है, नो, जीरंड हमेशा आईएनजी फॉर्म होता है, तो जीरंड भी नहीं हो सकता। अब क्या ये नाउन है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, who, when, whom, which, where, ये कभी नाउन नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन वर्ड दो ही हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो ये एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन कभी नहीं हो सकता। अब ये विच एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस देखी है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम दो तरीके से, बहुत सारा तरीका है वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने का। एक तरीका है पोजीशन, मैंने आपको बताया नाउन आएगा, नाउन के पहले जो भी शब्द आएगा वो हर हालत में एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के पहले जो शब्द आएगा वो हर हालत में एडवर्ब होगा। ये एक पोजीशन मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर ये जो वे है ये नाउन है। अब आप लोग कैसे पहचानोगे वे नाउन है, तो स्टूडेंट्स, नाउन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, मगर हर नाउन का नहीं होता है। अब जैसे हम ले ले यहाँ पर ब्यूटी है, सैडनेस है, ये सारे उसमें है ना, इसके क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये काउंटेबल नहीं है। तो जो नाउन काउंटेबल होता है उसका हम सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं। और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है स्टूडेंट, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सबका आपका ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और सभी में आप देखोगे इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ एक नाउन ऐसा है और आपका वर्ब ऐसा है जिसका सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं। और प्रोनाउन और नाउन रिप्लेसेबल है, तो इसको छोड़ दीजिए। एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते। एक एडजेक्टिव है स्ट्रॉन्ग, हम ये नहीं बोलेंगे ही इज स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्ग, वह ताकतवर है, वे ताकतवरों है, नहीं, एडजेक्टिव का हिंदी में भी प्लूरल नहीं होता है। एडवर्ब जैसे स्लोली, अब स्लोली का स्लोलीज नहीं करोगे। प्रेपोजिशन एट, ऑन, इन, तो एट्स, ऑन, इन नहीं करते हैं। कंजंक्शन एंड्स, बट्स नहीं करेंगे। आर्टिकल ए एंड उसका भी हम नहीं करते हैं प्लूरल। इंटरजेक्शन का भी हम नहीं करते हैं प्लूरल। तो सिर्फ एक वर्ब और नाउन है जिसका हम प्लूरल करते हैं। तो यहाँ पर वे नाउन है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसका प्लूरल हो रहा है वे, वेज, एक वे, दो वे, देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फाइन। तो ये नाउन है, और नाउन के पहले जो भी आ जाता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। तो विच क्या है, एडजेक्टिव। तो इसका 9th का सही ऑप्शन क्या होगा, एडजेक्टिव।
अब इसमें भी कंजंक्शन है स्टूडेंट, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अल्लाह ही इज डेड। अब यहाँ पे जो अल्लाह है, इसके बाद आप ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसको पंचुएशन मार्क एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अल्लाह को इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, तो इसका सही इंटरजेक्शन होगा। कंजंक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप सोचे कंजंक्शन है और ये कुछ ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ ज्वाइन हो नहीं रहा है। ये सेंटेंस है और ये एक वर्ड है, तो अगर कुछ लग भी रहा आप लोगों को ज्वाइन होने का, तो वर्ड और सेंटेंस ज्वाइन नहीं कर सकता है कंजंक्शन। फाइन, तो ये अपने आप चला गया। डिटरमाइनर का मतलब एडजेक्टिव होता है, प्रेपोजिशन ये है नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक प्रेपोजिशन होते हैं। फाइन, तो ये भी गया। अब उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। मैं यहाँ का सारा कर लेती हूँ, फिर हम शुरू से करेंगे। दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विद अस। अब इसमें टू है, तो स्टूडेंट्स जीरेंट क्या होता है? अगर आप लोगों को बेसिक इंग्लिश ग्रामर भी पता है, तो जीरेंट आईएनजी होता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब आपको पता है, ये एक तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वाज वर, दूसरा प्लेइंग, सिंगिंग, ये सारे वर्ब्स होते हैं। और पार्टिसिपल क्या होता है? ये पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म भी होता है, ईडी फॉर्म भी होता है, ईएन फॉर्म भी होता है। और टू को अंडरलाइन, तो ऑब्वियसली ये पार्टिसिपल नहीं है, ऑब्वियसली ये जीरेंट नहीं है, ऑब्वियसली ये वर्ब नहीं है, तो ये बचा क्या? इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव क्या होता है? 2 + V1। एक्चुअली यूपीएससी वालों को ना, क्वेश्चन सेटर्स को ना, यहाँ पे पूरा अंडरलाइन करना चाहिए, तब अच्छे से ये पता चलता है ये इन्फिनिटिव है। फाइन, सिर्फ टू को अंडरलाइन करने से नहीं पता चलेगा इन्फिनिटिव। एनीवेज, तो टू फाइंड दोनों मिलाकर ये इन्फिनिटिव है, तो 8 का सही आंसर सी है। तो मेरे ख्याल से इस लाइन में मैंने सारा आप लोगों को समझा दिया है, 6 से लेकर 10 तक। अब हम आते हैं, अब हम पीछे से चलते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। अब क्या ये कंजंक्शन है? अब देखते हैं कंजंक्शन है कि नहीं, क्योंकि कंजंक्शन दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को और दो फ्रेजेस को ज्वाइन करता है। तो ये वी शैल क्या है? ये सब्जेक्ट और वर्ब है, ये सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब ये बिगिन टू वर्क क्या है? ये फ्रेज है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये सेंटेंस नहीं हो सकता। और वर्क यहाँ पे अगर आप लोगों को लग रहा है ये वर्ब है, तो ये वर्ब नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है, 2 + V1, ये इन्फिनेटिव है। फाइन, तो कंजंक्शन कभी एक सेंटेंस और एक फ्रेज को ज्वाइन नहीं करता है, तो इसलिए कंजंक्शन तो पूरा का पूरा गया। नाउ प्रोनाउन नहीं है, आप लोगों को भी पता है, प्रोनाउन बहुत लिमिटेड होता है, ही शी ये सब। अच्छा, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, यहाँ पे कोई नाउन को डिस्क्राइब नहीं करने वाला है, ठीक है। नाउन का मतलब होता है अभी, हम अभी काम शुरू करेंगे, तो अभी करेंगे, क्या करेंगे? काम शुरू करेंगे, तो ये एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब में वर्ब आ रहा है, तो एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को डिस्क्राइब करता है। कब शुरू करेंगे? अभी शुरू करेंगे। फाइन, वैसे एडवर्ब की लीलाएं अपरंपार है, क्योंकि एडवर्ब वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब नाउन को भी डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब सेंटेंस को भी डिस्क्राइब करता है। अगर आप लूसेंट की ग्रामर की बुक अगर आप देखोगे, तो सबसे बड़ा और सबसे मोटा चैप्टर अगर कोई किसी का है, तो वो एडवर्ब का है। एडवर्ब बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो मगर हम, बहुत अच्छी बात यह है कि यूपीएससी में क्वेश्चंस एडवर्ब पे बहुत कम पूछे जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एनीवेज, नेक्स्ट है नन ऑफ दीज कार्ड इज इन यूज। यहाँ पे नन बताना है क्या है, तो मैं एक बार आप लोगों को शेयर करती हूँ प्रोनाउन, जो मेरी चेकमेट ग्रामर की बुक का वर्ड फाइल जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, उसमें आप लोग ये लिस्ट है प्रोनाउन की। अगर आप ये लिस्ट आपके लिए अच्छी है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर आपको नोट डाउन करना है, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ये प्रोनाउन की लिस्ट है, पर्सन प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपके ये सारे हो जाएंगे, विच, हु, व्हाट, वेयर, हु। जहां पे भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, याद रखना क्वेश्चन वर्ड जो है या तो प्रोनाउन हो सकता है या तो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव तब होगा जब वो नाउन के साथ आएगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस। एडजेक्टिव तभी होगा जब नाउन के साथ आएगा, अगर नाउन के साथ नहीं आया तो ये सारे प्रोनाउन बन जाएंगे। फाइन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोस। डिमॉन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है। मैं बोलूंगी दिस इज माई अम्ब्रेला, तो मैं दिखा रही, ये मेरा अम्ब्रेला है। दैट इज योर अम्ब्रेला, वो तुम्हारा अम्ब्रेला, तो मैं सिग्नल दे रही हूँ, इशारा करके बता, जो डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रही हूँ। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोस होता है। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बन सकता है, ठीक है, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कैसे।
एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये दोनों प्रोनाउन सेल्फ वाला प्रोनाउन है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारा सेल्फ वाला प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो ही होते हैं, ईच अदर, वन अनदर, जिसमें हम रेसिप्रोकेट करते हैं, बोलते हैं मेड फॉर ईच अदर, ऑल ऑफ देम हग्ड वन अनदर, फाइन। तो ईच अदर सिर्फ दो के लिए यूज होता है, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये मिठाई प्रत्येक लड़कियों को दो, ठीक है, सभी लड़कियों को दो, दोनों में से किसी को मत दो, नीदर, दोनों में से एक को दो, फाइन, बहुत सारे लोगों को दो, कुछ को दो, तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव है। इनडेफिनिट का मतलब हमें पता नहीं है, नोन है या बहुत वेल नोन है, जैसे एवरीबडी, सभी, तो इसमें कुछ डेफिनेट है नहीं, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ नो बडी, तो ये इनडेफिनेट हो रहा है, कोई नहीं, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन में आता है। अब रही बात नन की, तो आप किसी किसी बुक में देखोगे, किसी किसी वेबसाइट में देखोगे, नन को इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों बताया गया है, तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। अब यहाँ पर सीडीएस का हम देखते हैं, इसमें ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ वाला होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकता, कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिर्फ चार होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, और एक सच भी होता है जिसपे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। और बचा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव और इनडेफिनेट प्रोनाउन, तो स्टूडेंट्स दोनों ही हो सकते हैं। मैं फिलहाल इंडेफिनिट प्रोनाउन पे मैं टिक मार्क लगा देती हूँ, मगर ये दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता यूपीएससी किसको सही करेगा। यू हैव नो सेंस, तो यू सब्जेक्ट हुआ स्टूडेंट्स, और हैव आपका वर्ब हुआ। फिर नो सेंस क्या है? सेंस नाउन है, कैसे पता? सेंस उसका नाउन ऐसा होता है जिसका हम प्लूरल कर सकते हैं, सेंस, सेंसेस, 5 सेंसेस है हमारे पास, राइट। तो इसमें बोल रहा है कोई सेंस नहीं, ये नाउन है, तो नाउन के पहले जो भी आ जाता है वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है, तो नो क्या है? एडजेक्टिव है। तो डिटरमाइनर को भी हम एडजेक्टिव बोलते हैं, फाइन। तो ये सारा गलत हो गया, थर्ड का डी होगा। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस यहाँ पर नाउन है, विदाउट हेल्थ ये फ्रेज है स्टूडेंट्स, यू नो दिस, ये फ्रेज है। एक से ज्यादा वर्ड मिलकर फ्रेज बनते हैं, मगर उसमें कोई वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट देयर, वर्ब इज, और हैप्पीनेस नाउन है। तो स्टूडेंट हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत तरीके से पहचान सकते हैं। एक का तो मैंने आपको बताया, लोकेशन से आप पहचान सकते हो, ठीक है। दूसरा एक तरीका है कि सफिक्स और प्रीफिक्स से भी आप पहचान सकते हो। जैसे ये है, तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो TION, SION, ENC, ये सब के एंड होते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं ये, ठीक है। ये थोड़ा सा ये वर्ड फाइल है तो थोड़ा सा वैसे हो गया है, एनीवेज। तो अब इसमें नेस देखिए, हैप्पीनेस, सॉफ्टनेस, लेजीनेस, रेस्टलेसनेस, तो ये सारे नाउन है, फाइन, ओके। आप अगर आपको नोट डाउन करना है तो मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। अभी ये थोड़ा सा हैंग कर रहा था, ये पूरा है, ये थोड़ा बड़ा है फॉन्ट, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, फाइन। अच्छा, अब हम नेक्स्ट में जाते हैं क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स ये लास्ट, आई लाइक दैट बॉय, अब बताइए कंजंक्शन है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दैट है, अगर ये कंजंक्शन होता तो ये दो सेंटेंस, दो फ्रेज या दो वर्ड्स को ज्वाइन करता, मगर आई लैक ये सेंटेंस है, सब्जेक्ट और वर्ब, और बॉय यहाँ पर एक वर्ड है, तो सेंटेंस और वर्ड को कंजंक्शन ज्वाइन नहीं करता है, इसलिए दैट यहाँ पे कंजंक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। पार्टिसिपल नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टिसिपल ING, ED, EN फॉर्म होता है, तो पार्टिसिपल भी गया। अब नाउन हो सकता है, दैट नाउन नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। दैट सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। पहला कंजंक्शन हो सकता है दैट, अब देखिए ही सेड दैट ही हैड बीन टू पेरिस, अब यहाँ पर दैट कंजंक्शन है, क्यों? क्योंकि दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, फाइन। अब दैट आपका या तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा या तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। दैट या तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा या तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तब होगा जब ये नाउन के साथ आएगा, फोन नाउन है, इसके पहले दैट आया तो ये एडजेक्टिव हुआ, तो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब मैंने लिखा दैट इज अ फोन, अब ये दैट आया है बिना नाउन के, तो ये दैट हो गया प्रोनाउन।
स्टूडेंट्स रिमेंबर, प्रोनाउन है ना, नाउन को रिप्लेस करता है। टॉम इज गुड, अब टॉम की जगह हम क्या लिखेंगे, ही इज गुड। अब टॉम ही टॉम नहीं कर सकते, तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव कभी साथ नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये दैट बिना नाउन के आ रहा है तो ये प्रोनाउन हो गया, और ये दैट एडजेक्टिव के साथ आ रहा है, सॉरी ये दैट नाउन के साथ आ रहा है तो इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मैं जिंजर सॉफ्ट पे एक वेबसाइट है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पे बताया दिस दैट दीज दोस, आई प्रेफर दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, फाइन, ये नाउन के बिना आ रहा है। दीज आर ब्यूटीफुल, दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि नाउन के बिना आ रहा है, बट दोज बिलोंग टू डैनी, दोज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि बिना नाउन के आ रहा है। डिड यू सी दैट, दैट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि बिना नाउन के आ रहा है। अगर नाउन के साथ आएगा तो आप समझ जाना कि ये फिर एडजेक्टिव होगा, फाइन। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है स्टूडेंट्स, कि ये बॉय आपका नाउन है और नाउन के पहले जो भी आ जाता वो एडजेक्टिव है, तो दैट तो एडजेक्टिव होना चाहिए, मगर क्वेश्चन में कहीं एडजेक्टिव नहीं है। इनफैक्ट सारे ऑप्शंस ही गलत है। अब इस ऐसे क्वेश्चन में अगर आप फंस जाते हो तो आप देखते हो कि अगर चारों ऑप्शन आपको गलत लग रहा है, मगर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि चारों ऑप्शन गलत है, तो इसमें से जो सबसे कम गलत लग रहा है ना वो आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे कम गलत डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लग रहा है, क्यों, क्योंकि हमें पता है दिस दैट दीज दोस डेमोन्स्ट्रेटिव तो है ही, तो ये आधा सही है, ठीक है, मगर आधा गलत है। एनीवेज, मुझे नहीं पता यूपीएससी क्या करेगा, मगर ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो उसमें नहीं है। दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, मगर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो फिलहाल मैं इसको बी को मैं सही कर दूं क्योंकि कम गलत लग रहा है, बाकी तो सरासर गलत है, नाउन सरासर गलत, पार्टिसिपल सरासर गलत, कंजंक्शन भी सरासर गलत, तो थोड़ा बहुत ठीक है डेमोन्स्ट्रेटिव की वजह से, आधा गलत है आधा सही है ये, तो मैं इसी को मैं मार्क कर रही हूँ, तो फर्स्ट का आंसर डी होगा। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा क्लास, और अपने अपने आंसर की से मैच भी कर लिया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन व्हाट्सएप आप उसमें शेयर कर सकते हैं अपने डाउट। थैंक यू वेरी मच।